हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पोजीशन। ज्यूरिस्प्रूडेंस में पोजीशन क्या मीनिंग है, इम्पोर्टेंस, उसकी केस लॉज क्या हैं, उससे रिलेटेड थ्योरीज क्या हैं, आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो पोजीशन इन ज्यूरिस्प्रूडेंस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली हमें बताता है कि किसी वस्तु का, कोई भी थिंग है या वस्तु है, उसका ओनर कौन है, यानी कि प्राइमा फेसाई जो हमें ऊपर ऊपर से दिखता है कि कोई चीज है, कोई थिंग है, कोई वस्तु है, वो किसी पर्सन के पोजीशन में, मतलब उसका उस चीज पर फिजिकल कंट्रोल है, वो उसके हाथ में है, उसके पास है, तो वो उसका मालिक होगा। ओनर वो वही होगा जिसके पास पोजीशन है। ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इस पोजीशन में दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो इस पूरे टॉपिक में हर जगह पे बताए जाएंगे कि इससे रिलेटेड जो थ्योरीज हैं वो भी इन्हीं दो वर्ड्स पर पूरी तरीके से डिपेंडेबल हैं, जो जिसमें से पहला वर्ड है कॉर्पस एंड सेकेंड वर्ड है एनिमस। तो कॉर्पस का मतलब है फिजिकल कंट्रोल होना किसी चीज पर, है ना। तो और एनिमस का मतलब होता है मेंटल एलिमेंट। मेंटली हम क्या सोच रहे हैं, क्या हमारा मतलब उस जो हमारे हाथ में जो चीज है, जो हमारे पास जिस जिस चीज पर हमारा पोजीशन है, क्या उसमें उसको रखने का हमारा मेंटली हमारा कुछ इरादा है या नहीं है। ये जो दो वर्ड्स हैं कॉर्पस एंड एनिमस, यही मिल करके पोजीशन बनाते हैं। बेसिकली ये इसके मेन एलिमेंट्स हैं। सेक्शन 110 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये क्लियरली बताता है कि अगर प्राइमा फेसाई दिखता है कि किसी वस्तु का पोजीशन किसी पर्सन के पास है, तो ये माना जाएगा कि वो उसकी ओनरशिप में है, वो जो चीज है वो उस पर्सन के ओनरशिप में आती है। कब तक? जब तक कि कोई दूसरा पर्सन आकर के ये प्रूव ना कर दे कि उसी चीज पर दूसरे पर्सन का, जिसने आके दावा किया है कि ये उसका नहीं है, ये पहले वाले पर्सन का नहीं है, ये मेरा है, ये मेरे पोजीशन में, इसकी ओनरशिप जो है वो मेरी है। अब यही रीजन है कि पोजीशन को जानना बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि किसी के पास पोजीशन है और किसी के पास ओनरशिप है। ऐसे में पोजीशन लॉ के नजरिए से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये डिसाइड करने के लिए कि किसी चीज का एक्चुअल ओनर कौन है। पहली बार में जब लीगली देखा जाता है तो यही देखा जाता है कि कोई चीज का अगर स्वामित्व, ओनरशिप अगर डिसाइड करनी है तो देखा जाता है कि वो किसके पोजीशन में है। अब यहाँ दो कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला कॉन्सेप्ट है पोजीशन इन फैक्ट और दूसरा है पोजीशन इन लॉ। पोजीशन इन फैक्ट का मतलब है फिजिकल कंट्रोल होना एक पर्सन का किसी चीज पर, किसी थिंग पर, चाहे वो जनरल कंट्रोल ही क्यों ना हो। जनरली वो उसके पोजीशन में, वो चीज एक पर्सन की पोजीशन में रहती है, तो ये पोजीशन इन फैक्ट, फैक्चुअली मतलब ये दिख रहा है कि हाँ एक चीज एक पर्सन के पोजीशन में है। दूसरी चीज है पोजीशन इन लॉ, जो ये बताता है कि लॉ कैसे एक पर्सन का, मतलब जो पोजीशन है, एक पर्सन का जो पोजीशन है किसी चीज पर, उसे सिक्योर करता है। जब पोजीशन इन फैक्ट दिख गया तो अब उस चीज को सिक्योर भी तो करना पड़ेगा, वरना कोई भी ऐसे ही कह देगा कि नहीं नहीं इनका पोजीशन नहीं है, ये तो हमारी ओनरशिप में आता है। तो यहाँ लॉ क्या करता है? लॉ उस पोजीशन को, जिसके मतलब उस पर्सन के पोजीशन को सिक्योर करता है, उसे कुछ लीगल राइट्स देकर, और जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे पर्सन है, उनका इंटरफेरेंस उस चीज पर बंद कराकर। इस पोजीशन इन लॉ को हम कई केस लॉज के थ्रू समझेंगे। अब ये जो केस लॉज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस पूरे टॉपिक में। इस पूरे टॉपिक में ये जो केस लॉज हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट के एग्जाम में भी ये केसेस आते हैं।
इन केसेस से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है, लाइक आपको खाली केस का नाम दे दिया गया और पूछा गया कि इसमें पोजीशन किसको मिलेगा, ओनर को मिलेगा या जिसके हाथ वो चीज लगी है, मतलब जिस भी चीज के बारे में हम डिसाइड करें, जो डिस्प्यूटेड थिंग है उस पे वो किसकी होगी। तो इस तरीके से करके कुछ ऑप्शंस दे दिए गए, 4 ऑप्शंस दे दिए गए और केस का नाम लिख दिया गया। या कहीं ऐसा हो सकता है कि केस का जो फैक्ट है वो ऊपर क्वेश्चन में पूछ लिया गया है और नीचे उसके केस के ऑप्शंस 4 ऑप्शंस दे दिए गए, पूछा गया कि ये किस केस से रिलेटेड है। ये चीजें आती हैं एग्जाम में। अच्छा, अब इस चीज को समझने के लिए, इस पोजीशन को समझने के लिए कि ये केसेस में कैसे पोजीशन को हम देखते हैं, मतलब इसको हम कैटेगराइज करेंगे, इसको हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। अब ये 3 पार्ट्स हैं। पहला है पोजीशन ऑफ अ थिंग लाइंग लूजली ऑन द लैंड, मतलब कोई चीज है जमीन पर पड़ी हुई है, उसका पोजीशन किसके पास है, मतलब वो किसी के पोजीशन में आती है तो क्या वो उसी की हो जाएगी, उसी के पोजीशन जिसके आती, या एक्चुअली भाई क्योंकि कोई चीज पड़ी हुई है तो इसका मतलब कि उसका ओनर कोई और है तो वो उसको दे दिया जाएगा। इसमें मेनली वर्ड यूज होता है वही फाइंडर, कि फाइंडर है कोई, उसको कोई चीज मिल गई कहीं बाहर पड़ी हुई, किसी लैंड पर पड़ी हुई और उसको वो पोजीशन में ले लेता है आपने। सेकेंड पॉइंट है कि पोजीशन ऑफ अ थिंग अटैच्ड टू द लैंड, तो कुछ चीजें हैं जो कि जमीन से जुड़ी हुई हैं। अब कोई खुदाई करने के लिए गया किसी लैंड पर और उस लैंड पे कुछ मिल गया ऐसा सामान जिसको उस बंदे ने अपने पोजीशन में ले लिया, तो क्या वो उसके पोजीशन में आ जाएगा, या जिस पर्सन का वो लैंड है, जो उसका ओनर है एक्चुअल में, उसको मिलेगा। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट है कि जहां पोजीशन, किसी चीज का पोजीशन किसी दूसरे पर्सन को डिलीवर कर दिया जाता है। ये मेनली केसेस में बात आती है लार्सेनी की केस। लार्सेनी क्या है? लार्सेनी एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब है, जिसका सिंपल वर्ड है, मीनिंग है चोरी, थेफ्ट। अब ये थेफ्ट के लॉज मतलब से कन्वर्ट कर दिया गया है इसको इंग्लिश लॉ में। अब पहला केस जो है वो है हमारा ब्रिजेस वर्सेस हॉक्सवर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में हुआ क्या? इस केस में हुआ ये कि एक शॉप थी, वहां की जो जमीन थी उस पर एक बंडल ऑफ नोट्स एक पर्सन को मिलता है। शॉपकीपर को पता चलता है और शॉपकीपर का कहना है कि ये मेरा है, क्योंकि ये जो दुकान है वो मेरी है, ये मैं इसका ओनर हूं, तो यहाँ जो भी चीज मिलेगी वो मेरी है। जिस पर्सन को मिला, जो फाइंडर है, वो कहता नहीं ये मेरा है। अब इस केस में हुआ क्या एग्जैक्टली कि कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ये बंडल ऑफ नोट्स जो फाइंडर है उसको मिलेगा, पोजीशन उसका कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ पर जो हम 2 वर्ड्स यूज कर रहे थे, कॉर्पस एंड एनिमस, जो पोजीशन को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्पस मतलब फिजिकल कंट्रोल होना, एनिमस मतलब मेंटल एलिमेंट होना, उस चीज को रखने का। तो अब इन दोनों में से कोई भी चीज जो है वो शॉपकीपर के पास नहीं है। ना तो उसका फिजिकल कंट्रोल है उस बंडल ऑफ नोट्स पे, क्योंकि वो तो फाइंडर का है, और ना ही तो उसका मेंटल एनिमस, मतलब वो जानता ही नहीं है, एनिमस नहीं है उसका, वो मेंटली उसको जानता ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज भी पड़ी हुई थी, तो उसका उस पर कोई राइट नहीं बनता। जिसको मिला, फाइंडर जिसको मिल गया वो बंडल ऑफ नोट्स, उसका पोजीशन मान लिया कोर्ट ने इस केस में। अब ये किस चीज से रिलेटेड हुआ? हमारी फर्स्ट पॉइंट से, पोजीशन ऑफ अ थिंग लाइंग लूजली ऑन द लैंड। ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा जो था उससे रिलेटेड केसेस हैं हमारे, जैसे अब हम केस में समझे तो एल्वर्स वर्सेस ब्रिक गैस कंपनी नेक्स्ट केस है। इस केस में क्या हुआ कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को, मतलब ए ने बी को लाइक एक लैंड लीज पर दिया। अब जिस बंदे को लीज पर मिला है वो प्लॉट, वो लैंड, उसको वहां पर एक प्री हिस्टोरिक बोट मिलती है, अंदर गड़ी हुई, जमीन के अंदर गड़ी हुई मिलती है। बात उठती है कि इस पर पोजीशन किसका, इस पे ओनरशिप किसकी। तो ये केस
बनता है। अब इस केस में हुआ क्या, कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ये अटैच्ड है जमीन से, तो ये जिसका ये लैंड है, जिसने लीज पर दिया है यानी लेसर है ना, उसको इस केस में पोजीशन दे दिया गया, ना कि फाइंडर को। यहाँ डिफरेंस आया कि चीज अटैच्ड थी लैंड से और उस चीज का जो ओनरशिप, जो उसका पोजीशन मिला, जो उसका पोजीशन मिला वो माना गया कि लीज जो लेसर है उसका है, जिसने लीज पर दिया है लैंड को। नेक्स्ट केस है साउथ स्टेफर्डशायर वाटर वर्क्स कंपनी वर्सेस शर्मन। इस केस में क्या हुआ कि एक पॉन्ड को क्लीन करने के लिए एक पर्सन को बोला गया। अब वो पॉन्ड किसी का है, मतलब कोई उसका ओनर है ऑब्वियसली। उस ओनर ने बोला कि तुम इस पॉन्ड को साफ कर दो। उसने साफ किया, उसमें उसको मिली एक गोल्ड रिंग। अभी गोल्ड रिंग केस के नाम से भी ये केस जाना जाता है। तो उसमें उसको एक गोल्ड रिंग मिली, उसने कहा कि ये मुझे मिली, मैं फाइंडर हूँ, मुझे मिली तो ये मेरा पोजीशन में आता है। क्योंकि वो चीज वहां उसको मिली और वो जो जमीन है वो कंफर्म है कि वो जो पॉन्ड है उसका काम करने का जो राइट है वो ओनर ने दिया है उसको। तो किसका पोजीशन बनाया कोर्ट ने, यहाँ पर पोजीशन मिला कंपनी को, जिसका वो पॉन्ड था उसको मिला, ना कि फाइंडर को मिला। ठीक है, फाइंडर को इसमें गोल्ड रिंग का पोजीशन नहीं माना गया, नहीं मिला। अब कंफ्यूजन ये होता है इसमें कि कहीं फाइंडर को मिला, कहीं फाइंडर को नहीं मिला। बेसिकली बात ये है कि जहां मेंटल एलिमेंट, अगर आप अपने घर में किसी को सफाई करने के लिए बोलें, आपके घर में कोई चीज मिलती है ऐसी, तो वो चीज जो सफाई करने के लिए आदमी आया है, क्या वो ले जाएगा? नहीं, वो चीज आपकी है, आपके घर में मिली है, आपने ये सोच के उसको बोला था कि सफाई करो, क्या पता कोई सामान मिल जाए। तो क्या मतलब निकला इससे कि फाइंडर दोनों केसेस में, ब्रिजेस वर्सेस हॉक्सवर्थ में और साउथ स्टेफर्डशायर, दोनों ही केसेस में फाइंडर का जो रोल है बहुत अलग है। इसलिए यहाँ फाइंडर को साउथ स्टेफर्डशायर केस में फाइंडर को ना मिलके ओनर को मिलता है पोजीशन उस गोल्ड रिंग का। नेक्स्ट केस है आर वर्सेस मूर। अब इसमें इस रिलेटेड और भी केसेस हैं। ये हमारे थर्ड पॉइंट से रिलेटेड है, जो हमारा पोजीशन को हमने जो कैटेगराइज किया है केसेस को, उसमें ये इसके थर्ड पॉइंट से रिलेटेड है, जो कि कहता है कि किसी चीज की डिलीवरी किसी दूसरे पर्सन को हो गई है। वो कैसे हुई, वो रॉन्गफुली हुई या राइटफुली हुई, वो अलग बात है कि वो उस पर डिसाइड करेंगे। अगर वो रॉन्गफुली हुई तो वो लार्सेनी यानी चोरी के केस में आ जाएगा। अब इसमें आर वर्सेस मूर का केस है, जिसमें ये हुआ कि बैंक नोट था, वो शॉप में पड़ा हुआ मिला शॉपकीपर को उस बैंक नोट उसने पाया, अपनी दुकान में गिरा पड़ा और उसने जाकर के उसको यूज भी कर लिया। अब यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि मेंटल इंटेंट जो है वो गलत है। जानता है ये बैंक नोट किसी और का है, उसने उसे यूज कर लिया। अब यहाँ पर बात उठी कि ये लार्सेनी, किसी और को डिलीवर हो गया, वो चीज किसी और को डिलीवर हो गई। तो यहाँ पर ये लार्सेनी के केस में इसको एक्यूज किया गया शॉपकीपर को। ये केस में जो पोजीशन जिसको मतलब मिला था जिस शॉपकीपर को, उसका ना होकर के उसको बल्कि लार्सेनी के केस में एक्यूज कर दिया गया। इसी तरीके से और भी कई केसेस हैं, जैसे आर वर्सेस एशवेल। ये केस बनता है जिसमें लार्सेनी की को डिफाइन किया गया कि जो मतलब जिसको फाइंडर, जिसने जिस चीज को पाया, किसी चीज को पाया और पोजीशन में ले लिया, तो वहां पर क्योंकि उसको वो डिलीवर हुई है वो चीज रॉन्गफुली, तो वहां पर उसको लार्सेनी के केस में उसको अक्यूज किया गया। इसी तरीके से और भी कई केसेस, जैसे मैरी वर्सेस ग्रीन का एक केस है। वैसे ऐसी बहुत सारे केसेस है इस पोजीशन के टॉपिक में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब केस लॉज हो गए। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट आता है पोजीशन में वो है थ्योरीज ऑफ पोजीशन। लोगों ने, कुछ स्कॉलर्स हैं, उन्होंने पोजीशन को लेकर के क्या थ्योरीज बनाई। मतलब ये कि
क्या बताया उन्होंने कि पोजीशन कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगा। भाई मतलब क्या चीजें होंगी ऐसी जिससे ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये पोजीशन ही है। अब किसी भी चीज को कॉन्स्टिट्यूट करने का मतलब ये हुआ कि उससे कुछ एलिमेंट्स हैं, वही एलिमेंट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं इतनी देर से, कॉर्पस एंड एनिमस, जो दो एलिमेंट्स हैं जो कि पोजीशन बनाते हैं, पोजीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब थ्योरीज ऑफ पोजीशन पे आते हैं, जिसमें इसमें ये बताया गया कि पोजीशन कब माना जाएगा। लॉ की नजरों में पोजीशन को हम कब मानेंगे कि किसी पर्सन के पास इस चीज का पोजीशन है, जब उसमें दो एलिमेंट्स होंगे। जब उसमें एलिमेंट्स होंगे क्या क्या, एक है कॉर्पस और दूसरा एनिमस। सेविनी की थ्योरी हम इसमें पहली थ्योरी पढ़ते हैं। तो सेविनी ने इसमें कहा कि ये जो कॉर्पस और एनिमस हैं, ये दोनों ही मेन एलिमेंट्स हैं पोजीशन के, इनके बिना पोजीशन नहीं हो सकता। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज गई या दोनों चीजें गई तो पोजीशन खत्म, पोजीशन एंड हो जाएगा वहीं के वहीं। अच्छा, इन्होंने कॉर्पस को और एनिमस को अलग अलग वर्ड दिए, जो कि क्वेश्चन में, जो कि नेट के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछा भी जाता है कि कॉर्पस, जैसे आपको दोनों वर्ड्स दे दी जाएंगे, कॉर्पस पोसिडेंडी एंड आपका नहीं सॉरी कॉर्पस पोजेजनीज एंड एनिमस डोमिनी, दोनों वर्ड्स दे दिए और पूछा गया कि ये नीचे चार राइटर्स स्कॉलर्स के नाम दे दिए गए, उनमें से एक सेविनी भी था। तो ये आपको कब पता होगा, जब आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो डोमिनी वाला जो वर्ड है वो सेविनी ने यूज किया है, क्योंकि इसी से सेम मिलता जुलता एकदम जो कॉन्सेप्ट दिया वो सालमंड ने भी दिया। सेम वर्ड्स यूज करे हैं, बस छोटा सा डिफरेंस है, वो हम आगे देखेंगे। पर अब सेविनी की थ्योरी पे रहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इन्होंने कॉर्पस पोजेजनीज एंड एनिमस डोमिनी को पोजीशन का बेसिक एलिमेंट बताया है। यहाँ कॉर्पस क्या बताता है, फिजिकल कंट्रोल, और एनिमस क्या बताता है, मेंटल एलिमेंट को ही डिनोट करता है। इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया, क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि दोनों ही चीजें जरूरी हैं, जबकि ऐसे कई केसेस हैं जहां कभी कभी कॉर्पस हट जाता है तो कभी कभी एनिमस हट जाता है, पर पोजीशन पर्सन के पास ही रहता है। ये हम इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर बेलमेंट किया गया है, एक बेलर ने बेली को अपना कुछ सामान दिया है, तो क्या हुआ, फिजिकल कंट्रोल से उसके हट गया है, लेकिन एनिमस है, एक चीज हटी, लेकिन फिर भी पोजीशन किसका है, बेलर का ही है ना, क्योंकि चीज उसी के पास वापस आनी। यही चीज सेम चीज होती है प्लेज में, प्लेज में भी ऐसे ही होता है, कभी कभी दोनों ही कॉर्पस और एनिमस दोनों हट जाते हैं, स्टिल जो थिंग का जो पोजीशन होता है वो ये माना जाता है कि पोजीशन उसी पर्सन के पास है, उसे डिलीवर किया जाएगा किसी और को तो एक नेक्स्ट थिंग हो जाएगी। बट बेसिकली बात क्या है कि बिना कॉर्पस के या बिना एनिमस के, दोनों में से किसी एक चीज को हटा दो या दोनों चीज हटा दो तो भी पोजीशन, कई केसेस ऐसे हैं जैसे बेलमेंट, प्लेज, ऐसे केसेस में पोजीशन तब भी उसी पर्सन के पास रहता है, जिस चीज को सेविनी ने नहीं माना, एक्सक्लूड किया उन्होंने अपनी थ्योरी से। अच्छा, तो नेक्स्ट थ्योरी है आयरिंग की थ्योरी। इन्होंने बोला कि जब तक, अच्छा, इनकी थ्योरी को हम काफी काफी ज्यादा प्रैक्टिकल मानते हैं और काफी ज्यादा मानी गई थ्योरी है इनकी। इसमें इन्होंने बोला कि जब तक ये दिखता है कि कोई पर्सन किसी चीज का ओनर है, मतलब वो उसके पोजीशन में, वो चीज जो है वो उस पर्सन के पोजीशन में है, तब तक लीगली उससे पोजीशन, मतलब उसी के पोजीशन में, लीगली उसी के पोजीशन में, जब, और ये तब तक उसके पोजीशन में रहेगा जब तक कि कोई दूसरा ना आ जाए और ये ना कहे कि ये पोजीशन हमारा है इस चीज पर, लीगली जब तक उससे पोजीशन छीन ना लिया जाए। जैसे कि कोई डेड पर्सन है, तो अब यहाँ कॉर्पस और एनिमस, यही जैसे केस हो गया, हम अगर इसी केस को ले ले, तो कॉर्पस और एनिमस दोनों हट गए, फिजिकल कंट्रोल भी हट गया, मेंटल एलिमेंट भी हट गया, पर यहाँ क्या होता है कि कोर्ट सक्सेसर को उसकी प्रॉपर्टी हैंड ओवर करता है।
तो तब तक वो पोजीशन किसके पास है, उसी पर्सन के पास माना जाएगा। और जब लीगली उस चीज को डिलीवर कर दिया गया किसी दूसरे पर्सन को, तो वहां पर बात बन जाएगी कि अब ये पोजीशन दूसरे के पास जा चुका है। तो आयरिंग की थ्योरी में आयरिंग ने यही कहा कि जब तक कोई तीसरा पर्सन आकर के दूसरा पर्सन आकर जब तक ये ना बोले कि ये चीज उनकी नहीं मेरी है, तब तक पोजीशन जिसके हाथ में, जिसके पास फिजिकल कंट्रोल है, उसको उसी के पास रहता है। इनकी थ्योरी को सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल बताया गया क्योंकि इसमें मेंटल एलिमेंट को, एनिमस को इन्होंने सप्लीमेंट्री माना। इन्होंने फिजिकल कंट्रोल पे ही ज्यादा जोर दिया। नेक्स्ट थ्योरी है सालमंड की थ्योरी। अब सालमंड ने अपनी इस थ्योरी में पोजीशन इन फैक्ट और पोजीशन इन लॉ दोनों कॉन्सेप्ट को अलग अलग करके समझाया, और उन्होंने भी सेवनी की ही तरह पोजीशन इन फैक्ट को ही महत्व दिया, इंपॉर्टेंस उन्होंने उसी को दी। उनके अकॉर्डिंग भी पोजीशन इन फैक्ट ही मैटर करता है, पोजीशन इन लॉ मैटर नहीं करता। इन्होंने भी दो एलिमेंट्स बताए पोजीशन को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, कि पोजीशन को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए दो एलिमेंट्स की जरूरत होती है, जिसमें से पहला था कॉर्पस पोजेसनीस एंड एनिमस पोसिडेंडी। अब यही था मेरा जो नेक्स्ट जो मैंने उधर 7 में बोला आपको कि ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि दोनों वर्ड्स दे दिए जाएंगे क्वेश्चन में, और नीचे आपको स्कॉलर्स के दे दिए जाएंगे ऑप्शंस, और उसमें पूछा जाएगा कि ये किसके वर्ड्स है, किससे रिलेट करते हैं ये दोनों वर्ड्स। तो इसलिए सेवनी और सालमंड दोनों के वर्ड्स को अलग अलग लर्न करना इंपॉर्टेंट है। सालमंड ने अपनी थ्योरी में कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल पोजीशन, ये दो टाइप्स होते हैं पोजीशन के, पहला है कॉर्पोरियल और दूसरा इनकॉर्पोरियल, इनके बीच में डिफरेंस बताते हुए उन्होंने कहा कि कॉर्पोरियल पोजीशन का मतलब है पोजीशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, एक ऐसा लगातार चलने वाला राइट जो एक्सक्लूसिव है, मतलब जब तक कोई उस ऑब्जेक्ट पर अपना पोजीशन ना बताए तब तक पोजीशन उसके पास है जिसके पास फिजिकली राइट्स हैं उस ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि कॉर्पोरियल पोजीशन, जहां फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, पोजीशन मतलब फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की, इनकॉर्पोरियल में राइट्स की बात होती है एक्चुअली, वो हम आगे काइंड्स ऑफ पोजीशन जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे, लेकिन अभी एक रेफरेंस के लिए मैं बताऊं तो कॉर्पोरियल पोजीशन और इनकॉर्पोरियल पोजीशन में ये डिफरेंस होता है। मटेरियल थिंग्स का डिफरेंस होता है बेसिकली, मटेरियल थिंग्स। तो कॉर्पोरियल पोजीशन में जो इन्होंने लाइन बोली, अब ये जो इनकी जो सीधी सीधी जो एक पूरा सेंटेंस है, ये सेंटेंस भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ये सेंटेंस लिख के आ सकता है और पूछा जा सकता है कि किसने बोला है ये सेंटेंस, जो कि उन्होंने डिस्क्राइब किया कॉर्पोरियल पोजीशन के लिए, और वो सेंटेंस था द कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज ऑफ अ क्लेम टू द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ इट। ओके, और जिसका मीनिंग हमने आपको बताया कि एक ऐसा लगातार चलने वाला एक्सक्लूसिव राइट है जहां उस ऑब्जेक्ट पर तब तक पोजीशन उस पहले वाले पर्सन का ही रहेगा जब तक कोई दूसरा पर्सन आकर के ये फिजिकली राइट ना बता दे कि नहीं इस पर पोजीशन मेरा है। इसके लिए पोजीशन को पूरा करने के लिए कॉर्पस पोजेसनीस एंड एनिमस पोसिडेंडी दोनों जरूरी हैं। अब सालमंड ने भी सेवनी की तरह ही बोला कि कॉर्पस और एनिमस जो दो एलिमेंट्स हैं वो बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द पोजीशन, कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन। अब कंक्लूजन ये निकलता है कि सेवनी और सालमंड दोनों ने पोजीशन इन फैक्ट को ही इंपॉर्टेंस दी, जबकि पोजीशन प्योर टेक्निकलिटी ऑफ लॉ है। अब ये जो क्वेश्चन ये जो बनता है पोजीशन प्योर टेक्निकलिटी ऑफ लॉ है, ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि पूछा जाता है कि पोजीशन इनमें से क्या है, मतलब कॉर्पस है, एनिमस है या प्योर टेक्निकलिटी ऑफ लॉ है। तो यहाँ पर जबकि पोजीशन प्योर टेक्निकलिटी ऑफ लॉ है, जहां वो पर्सन जिसके पोजीशन में चीज है तो वो उसका ओनर है,
तब तक जब तक कोई सुपीरियर टाइटल लेकर के दूसरा कोई पर्सन ना चलाए और कहे कि नहीं ये मेरी चीज है। तो कभी लॉ पोजीशन इन फैक्ट को देखती है और कभी लॉ जो कोर्ट है हमारी वो कभी पोजीशन इन लॉ को देखती है। जैसे कि हमने ऊपर केसेस में डिस्कस किया, ठीक है, हमने केसेस को डिस्कस करते टाइम देखा कि कहीं तो फाइंडर को पोजीशन मिल गया, केस लॉज हमने भी देखे उसमें हमने देखा कि कहीं फाइंडर को पोजीशन मिल गया जो कि पोजीशन इन फैक्ट है, सपोर्ट को इसको सपोर्ट करता है, और कहीं ओनर को पोजीशन दे दिया गया जो कि लीगली उसके पोजीशन में है, यानी ये क्या हुआ, पोजीशन इन लॉ है। तो लॉ जो है वो दोनों चीजों को लेकर के चलता है, मतलब ये कि पोजीशन इन फैक्ट और पोजीशन इन लॉ दोनों ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हम नेक्स्ट इस टॉपिक में, पोजीशन के टॉपिक में नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जो कि हमें बताता है काइंड्स ऑफ पोजीशन के बारे में। पोजीशन कितने टाइप्स का होता है, इसमें कई सारे टाइप्स हैं, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। पूछा जाता है कि ये मतलब नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कॉर्पोरियल पोजीशन क्या है या क्वासी पोजीशन क्या है। तो हम अब इसको लाइन से लेके चलते हैं कि काइंड्स ऑफ पोजीशन क्या क्या है। पहला है कॉर्पोरियल पोजीशन एंड इनकॉर्पोरियल पोजीशन। यहाँ कॉर्पोरियल पोजीशन का मतलब है पोजीशन ऑफ मटेरियल थिंग्स लाइक लैंड, हाउस, कोई मटेरियल थिंग है जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या है उसका पोजीशन होना। इनकॉर्पोरियल में पोजीशन ऑफ इमटेरियल थिंग्स, यानी जैसे राइट्स का, जैसे कि गुडविल, जैसे कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, ये क्या है, ये इनकॉर्पोरियल पोजीशन में आते हैं। अब नेक्स्ट जो काइंड है वो है मीडिएट एंड इमीडिएट पोजीशन। मीडिएट पोजीशन का मतलब जब किसी चीज को किसी और के थ्रू, मतलब हमें कोई चीज पोजीशन में आती है, जैसे हमने अपने एजेंट को बोला कि जाओ ये सामान हमारे लिए खरीद दो। अब ऐसे में क्या हुआ, वो चीज एजेंट ने खरीदी, उसके भी पोजीशन में है, हमारे पोजीशन में इसलिए क्योंकि हमने पैसे दिए हैं, हमारा उस पर मेंटल एलिमेंट बनता है, एनिमस बनता है, कोई भी एक चीज रहेगी तो भी पोजीशन रहेगा ना। अब क्या हुआ कि कॉर्पस तो उसका बन गया एजेंट का और एनिमस हमारा है। ऐसे में एक ही चीज पर एक ही टाइम पर दो लोगों का पोजीशन होता है, जबकि इमीडिएट पोजीशन में हमें डायरेक्ट पोजीशन मिल जाता है किसी चीज पे, हमने खुद जाके किसी चीज को अपने पोजीशन में ले लिया, तो वो क्या हुआ, इमीडिएट पोजीशन। मीडिएशन कोई नहीं था यहाँ पर। नेक्स्ट काइंड है क्वासी पोजीशन। इसमें क्या हुआ कि क्वासी पोजीशन का मतलब होता है किसी एडवांटेज पर कंट्रोल होना, ना कि किसी चीज पर, मतलब कोई चीज पूरी नहीं है, कोई एक पूरा वस्तु है, कोई थिंग ऐसी, उस पर पूरी तरीके से फिजिकल कंट्रोल होना जरूरी नहीं है, उस चीज से निकलने वाला कोई एडवांटेज है और उस पर हमारा पोजीशन बनता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे तो ट्रस्ट है। अब ट्रस्ट का जो बेनिफिशियरी है वो क्या है, उसको उस ट्रस्ट से होने वाला बेनिफिट मिल रहा है बेनिफिशियरी को, तो यहाँ पर उसको क्वासी पोजीशन इसका बेनिफिशियरी का ट्रस्ट पर होगा। नेक्स्ट जो काइंड है वो है कॉन्करेंट पोजीशन। कॉन्करेंट पोजीशन मतलब एक चीज पर एक पर्सन से ज्यादा का पोजीशन होना, जैसे कि को टेनेंट्स हैं, किराएदार हैं, दोनों किराएदार एक ही घर में रहते हैं, तो उस घर पे दोनों ही टेनेंट्स का पोजीशन है, दोनों ही टेनेंट्स का राइट बनता है ना। या पोजीशन ऑन लैंड, एक पर्सन का है, जैसे अब उस किसी पर्सन का पोजीशन है एक लैंड पर, और उस लैंड से निकलने वाला रास्ता है, उस रास्ते पर से कोई और दूसरा पर्सन है, दूसरा बंदा है, वो अपने घर को जाता है, वो रास्ता आप बंद नहीं कर सकते, राइट ऑफ ईजमेंट है ना, तो राइट ऑफ ईजमेंट को आप बंद नहीं कर सकते, वो पैसेज वो यूज करेगा, और यही पैसेज जो वो यूज कर रहा है ये हमारे क्वासी पोजीशन से भी रिलेट करता है, यहाँ पर भी क्वासी पोजीशन मिल रहा है।
अब इस एग्जाम्पल में जो मैं आपको दे रही हूँ, इस एग्जाम्पल में क्या हुआ कि एक लैंड था, उस लैंड पर एक पर्सन का पोजीशन है और उस लैंड से निकलने वाला रास्ते पर दूसरे पर्सन का पोजीशन है, क्योंकि वो उस रास्ते से होकर के अपने घर जाता है, उसका उस पर कौन सी पोजीशन है। एक ही टाइम पर एक ही चीज पर दो लोगों का पोजीशन हो गया। नेक्स्ट काइंड है कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। कंस्ट्रक्टिव पोजीशन का मतलब एक्चुअल पोजीशन नहीं होना, मतलब एक्चुअल पोजीशन नहीं, कंस्ट्रक्ट किया गया है। आप घर से निकल रहे हैं, आपने अपने घर की कीज किसी को दे दी, ठीक है, तो अब यहाँ पर पोजीशन आपके ही पास है, आप ही ओनर हैं उस घर के, आप वापस आएंगे, कीज लेंगे और चले जाएंगे। लेकिन उस टाइम पीरियड के लिए कंस्ट्रक्टिव पोजीशन बना, एक पोजीशन कंस्ट्रक्ट हुआ उस पर्सन के लिए जिस पर्सन को हमने कीज दी है। ये हो गया आपका काइंड्स ऑफ पोजीशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ पोजीशन। हम इस पोजीशन को एक्वायर कैसे करते हैं, पोजीशन एक्वायर्ड कितने मेथड्स में, कितने वेज में कर सकते हैं। तो ये हमारे इस टॉपिक की, पोजीशन के टॉपिक की, जो कि काफी लेंदी था, इसका लास्ट हेडिंग है, लास्ट पॉइंट है। पोजीशन को एक्वायर कैसे कर सकते हैं, तीन वेज हैं, तीन वेज दिए गए हैं। पहला है टेकिंग, दूसरा डिलीवरी एंड तीसरा ऑपरेशन ऑफ लॉ। टेकिंग का मतलब, फर्स्ट आते हैं टेकिंग, यानी सिंपली किसी दूसरे पर्सन के पोजीशन से किसी चीज को अपने पोजीशन में ले लेना, चाहे वो राइटफुली हो या रॉन्गफुली हो। किसी दूसरे के पास थी कोई चीज, हमने उसको अपने पोजीशन में ले लिया, गलत ढंग से लिया, सही ढंग से लिया, डजंट मैटर। सेकंड है डिलीवरी। एक पर्सन अपने पोजीशन से किसी चीज को दूसरे पर्सन को दे देता है, यहां बात आती है चाहे वो एक्चुअली उसको दे दे, पूरी तरीके से घर उसके नाम कर दे, या कंस्ट्रक्टिव पोजीशन कर दे, यानी कि खाली घर की कीज दूसरे पर्सन को दे दे। तो क्या हुआ, यहाँ डिलीवरी ऑफ पोजीशन हो गया। डिलीवरी ऑफ पोजीशन हुआ, दूसरे को जिसको डिलीवरी ऑफ पोजीशन हुआ उसने एक्वायर किया, उसने उस पोजीशन को एक्वायर कर लिया। थर्ड वे है ऑपरेशन ऑफ लॉ। कभी कभी लॉ की तरफ से पोजीशन ट्रांसफर हो जाता है, लाइक डेथ के बाद ओनर की प्रॉपर्टी उसके सक्सेसर को दे दी जाती है, लीगली यही रूल है। तो यहाँ क्या हुआ, लॉ की तरफ से पोजीशन एक्वायर हो गया किसी दूसरे पर्सन को, किसी और के पोजीशन से दूसरे के पोजीशन में वो चीज चली गई। ये था हमारा पोजीशन पूरा टॉपिक। इसमें हमने पढ़ा कुछ थ्योरीज, कुछ हमारे केस लॉज थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारे केस लॉज है जो केस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है इस पोजीशन टॉपिक से। थ्योरीज इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही साथ इसके जो काइंड्स हैं, टाइप्स हैं पोजीशन के, वो भी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ हम अपने इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।